शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की हम फॉरेन वाले पेज से। फॉरेन वाले पेज को आज हम सबसे पहले ले रहे हैं क्योंकि जियोग्राफी के अंतर्गत मैप का जो सेक्शन है हमारा ना वो रोज़ छूटते जा रहा है। आज से हम एक काम करेंगे, सबसे पहले फॉरेन वाले पेज को ही देखेंगे ताकि हम मैप को बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकें। आज फॉरेन वाले पेज से नाइजीरिया न्यूज़ में रहा है। कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी फॉरेन वाले पेज में आया तो है, इसलिए हम नाइजीरिया का मैप देखेंगे। इसके साथ साथ में वो जिस महाद्वीप में आता है उस महाद्वीप का आज हम जियोग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं, न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। नाइजीरिया की जो मिलिट्री है और नाइजीरिया का जो एरिया है नॉर्थ तरफ का, यहाँ पर जो डाकू लोग रह रहे थे शिविर बना बना करके, तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उन पर मिलिट्री हमला करवाई, बॉम्बिंग करवाई। इसी के चलते चलते नाइजीरिया में 78 जो डाकू हैं, बैंडिट हैं, उनकी डेथ हो गई है, ऐसा मिलिट्री का कहना है। तो नाइजीरिया की जो फोर्स है उसने मार दी है 78 गनमैन को। ठीक है, जो कि लोकल वाले जो लोग हैं ना उनको बैंडिट्स कहते थे, मतलब डाकू कहते थे। ड्यूरिंग मिलिट्री ऑपरेशन जिसमें एयर स्ट्राइक करे इन्होंने, नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो रीजन है, ठीक है, जामफरा स्टेट, द एयरफोर्स सेड इन स्टेटमेंट। एयरफोर्स में ऐसा कहना है एयरफोर्स का। तो नाइजीरिया का हम मैप देखेंगे, उसमें हम देखेंगे जामफारा स्टेट कहाँ पर है। ये जो बैंडिट थे इनके पास बहुत बड़े बड़े हैवी हथियार थे। ठीक है, इन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट वाला और जो सेंट्रल नाइजीरिया है ना, इसको पूरी तरह से परेशान करके रखा था। लेकिन ग्रुप्स हैव रिसेंटली स्टेप्ड अप अटैक्स ऑन स्कूल। अब वो क्या काम करने लग गए थे, स्कूल पर अटैक करना है, किडनैपिंग 100 ऑफ स्टूडेंट फॉर रैंसम एंड प्रॉम्प्टिंग मिलिट्री रिस्पॉन्सेस। तो ये लोग क्या काम करते हैं कि स्कूलों पर अटैक करते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों को किडनैप करते हैं, स्टूडेंट को किडनैप करते हैं ताकि फिरौती मांगी जा सके। ठीक है, इसके अलावा मिलिट्री रिस्पॉन्स, इनकी जो मिलिट्री है रहती खुद की जो सेना रहती इनकी, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो 2 अगस्त 2021 को नाइजीरिया की जो एयरफोर्स है लॉक्ड ऑन आर्म्ड बैंडिट ऑन बाइक्स मूविंग इनटू कवाईम्बाना फॉरेस्ट रिजर्व, मतलब इन जामफारा स्ट्रेट। ओवर 78 बैंडिट वर न्यूट्रलाइज्ड एंड देयर कैम्प डिस्ट्रॉयड, ऐसा एयरफोर्स के स्पोक पर्सन का कहना है। अब हम बात कर लेते हैं उसी वाले एरिया की। तो नाइजीरिया की जो मिलिट्री है पहली बार डिप्लॉय की गई थी इस रीजन में 2016 में। इसके अलावा एक पीस डील विथ, एक शांति समझौता हुआ डाकुओं के साथ में 2019 से, लेकिन अटैक फिर भी कंटिन्यू रहे। वायलेंस लिंक्ड टू दिस ग्रुप इज जस्ट वन ऑफ द चैलेंजेस facing President Muhammadu Buhari's security forces, who are also battling a more than decade-long jihadist insurgency in the northeast and separatist agitation in the southeast region। नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमको जिहादिस्ट इंसर्जेंसी देखने को मिल रही है और साउथ ईस्ट रीजन में हमको अलगाववाद देखने को मिल रहा है। नाइजीरिया की लोकेशन यदि हम वर्ल्ड में देखें तो ये पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और यदि हम बड़े बड़े ओशियन के साथ इसकी लोकेशन को देखें तो अटलांटिक ओशियन नाइजीरिया के पड़ता है। यदि हम नाइजीरिया के नॉर्थ की तरफ जाएंगे और यदि हम इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो अटलांटिक ओशियन पड़ता है।
ठीक है। यदि आप नाइजीरिया के दक्षिण वाले हिस्से की तरफ जाएंगे तो भी अटलांटिक ओशियन फैला हुआ है। नाइजीरिया का जो पूर्वी दिशा है उधर पड़ता है इंडियन ओशियन। ठीक है। और सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं आर्कटिक ओशियन, मतलब नाइजीरिया की नॉर्थ वाली दिशा में पड़ जाता है आर्कटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की तरफ हम जाएंगे और यदि हम दक्षिण अमेरिका को क्रॉस करेंगे तो इस तरफ पड़ जाता है फिर पैसिफिक ओशियन। तो ये जो मेजर बड़े बड़े ओशियन है ना, उनके साथ में हमने नाइजीरिया की लोकेशन देख लिए हैं। अब थोड़ा सा यदि हम मेन जो रेखाएं रहती हैं ना, जैसे कि इक्वेटर 0 डिग्री वाली इक्वेटर हो गई, अक्षांश रेखा हो गई 0 डिग्री वाली, इसके ये नॉर्थ में पड़ता है, उत्तर वाले हिस्से में स्थित है। और प्राइम मेडिरियन इसके पड़ती है पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में, टच नहीं करती है लेकिन ये पड़ती है प्राइम मेडिरियन इसके पश्चिमी वाले हिस्से की तरफ में। और यदि हम इसकी लोकेशन को देखें ना, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ठीक है, कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री वाली, और ये 0 डिग्री वाली हो गई इक्वेटर। इसके बीच में स्थित है नाइजीरिया, और ये पूरा जो कलर देख रहे हैं आप अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है। इसमें एक चीज़ और हमको देखने को मिल गई है, ये अफ्रीका हो गया और ये मेडिटेरियन सी हो गया। नाइजीरिया से किधर में पड़ेगा, नाइजीरिया से यदि आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो मेडिटेरियन सी पड़ता है। और रेड सी किधर पड़ेगा, यदि हम नाइजीरिया से पूर्व की तरफ जाएंगे तो रेड सी पड़ेगा, अरेबियन सी पड़ेगा और इंडियन ओशियन पड़ेगा। ठीक है। लेक विक्टोरिया की लोकेशन किधर है, नाइजीरिया से आपको इसके लिए दक्षिण की तरफ नीचे जाना पड़ेगा और पूर्व की तरफ जाना पड़ेगा जब लेक विक्टोरिया पड़ती है। और ये है साउथ अटलांटिक ओशियन और ये है प्राइम मेडिटेरियन रेखा। इसके बाद फॉरेन वाले पेज से ही हम देखने वाले हैं इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है। ये तीनों देश सिक्योरिटी में आपस में सहयोग करेंगे ऐसा कहना है। इंडिया के जो डिप्टी एनएसए हैं, इन्होंने अटेंड किया था मीटिंग जिसको होस्ट किया गया था श्रीलंका के द्वारा। तो इंडिया, श्रीलंका और मालदीव, ये तीनों देश एग्री हो गए हैं टू वर्क ऑन 4 पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन कवरिंग एरिया ऑफ मैरीन सिक्योरिटी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर सिक्योरिटी। तो इन चीज़ों से तीनों देश निपटना चाहते हैं, इसीलिए आपस में मिलकर के काम करेंगे। ठीक है। अभी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी टॉप सिक्योरिटी ऑफिसर ऑफ द 3 कंट्रीज। तो 3 देश थे, 4 मेन मुद्दे थे, इन पर तीनों देश आपस में मिलकर काम करेंगे ऐसा इनका कहना है। तो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेवल की ये जो मीटिंग है, इसको होस्टेड किया गया था ऑनलाइन श्रीलंका के द्वारा वेडनेसडे के दिन, एंड इसको चेयर्ड किया गया था जनरल LHSC सिल्वा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ श्रीलंका। इसके अलावा इनके बीच में बातचीत हुई थी इंटेलिजेंस शेयरिंग को लेकर के। द डिस्कशन कम 9 मंथ आफ्टर, जब हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल विजिटेड किए थे कोलंबो में फॉर डेलिब्रेशन विद सेक्रेटरी टू श्रीलंका की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कमल गुणरत्ने एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स मारिया दीदी, in which the 3 countries agreed to expand the scope of intelligence sharing। ठीक है। अब इनकी जो मीटिंग है ना, मार्क द रिवाइवल ऑफ NSA लेवल ट्राइलेटरल टास्क ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन रीजन आफ्टर ए गैप ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल का गैप हो गया है, तब जाके इनकी ये मीटिंग हुई है। अब जो डिप्टी NSA लेवल की जो मीटिंग है, दिस वीक आइडेंटिफाइड 4 पिलर्स ऑफ कोऑपरेशन। कहाँ पर, मैरीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन,
ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके साथ साथ में साइबर क्राइम, इनके ऊपर ये लोग काम करेंगे। अब ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है एमंग द 3 नेबरिंग कंट्रीज सीक्स टू फ्यूचर प्रमोट मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन रीजन एंड वाज इनिशिएटेड बाय प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे इन 2011 when he was secretary to the Ministry of Defense according to a media release from the Sri Lanka। इसके अलावा कुछ कंसर्न भी हैं चाइना को लेकर के, जैसे कि चाइना हमारा साउथ देश की जो साउथ वाली बाउंड्री है ना, वहाँ का जो कुछ कुछ प्रोविजंस है जो कि श्रीलंका के अंडर में आता है। श्रीलंका का नॉर्थ वाला प्रोविंस ये है क्लोज टू इंडिया साउदर्न बॉर्डर, यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बना रहा था। अब कुछ बातें यहाँ पर मालदीव के बारे में बताई गई हैं कि किस प्रकार से वो जो क्वेड ग्रुप है उसके मेंबर के साथ में अपने रिलेशन को बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, यदि हम अदर हैंड की बात कर लें तो मालदीव का जो एंगेजमेंट है मेंबर ऑफ द इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया ग्रुपिंग known as the Quad has been growing over the last year, especially in the area of defense cooperation। mainly मालदीव जो है रक्षा के साथ में कोऑपरेशन चाहता है इन 4 देशों के साथ में। तो जो मोहम्मद सोलिह की सरकार है, इन्होंने साइन किया था एक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप एग्रीमेंट अमेरिका के साथ में लास्ट ईयर, एन इनिशिएटिव दैट इंडिया वेलकम। तो इसका इंडिया ने स्वागत किया। नवंबर 2020 की बात है, मालदीव रिसीव ए जापानीज ग्रांट ऑफ 7.6 मिलियन फॉर मालदीवियन कोस्ट गार्ड। इतने डॉलर की सहायता इसको जापान की सहायता से मिली थी। ये जो ग्रांट है ना, ये पैसा जो है इनको दिया गया। एंड ए मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर। इसके बाद हम आते हैं फ्रंट पेज की तरफ और देख लेते हैं मेन न्यूज़ क्या क्या डिस्कस करना है। तो अभी हम देख रहे थे कि इंडिया और चाइना के बीच में बातचीत का दौर जारी था। ठीक है, जिसमें ये बात बताई गई थी कि जो पॉइंट पर अभी भी सेनाएं डटी हुई हैं और फ्रिक्शन अभी वहाँ पर भी है, विवाद अभी वहाँ पर भी है सीमा को लेकर के, तो उनसे वो वाली जगह से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। तो अब पेंगोंग झील से दोनों की सेनाएं वापस हट गई थी। अब जो अगला फ्रिक्शन वाला पॉइंट था वो था गोगरा पोस्ट। तो यहाँ से भी चाइना और इंडिया की ट्रूप्स पुल बैक हो गई हैं और ये जो डिसएंगेजमेंट है वो है सेकंड वाला। पहला तो पेंगोंग झील वाला था और दूसरा है ये गोगरा वाला, फरवरी से यदि हम आज तक का डेटा देखें तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप डिसएंगेजिंग फ्रॉम द पेंगोंग लेक एरिया इन ईस्टर्न लद्दाख इन फरवरी। तो ये फरवरी की पिक्चर है। तो इंडिया और चाइना ने अंडरटेक कर लिया है डिसएंगेजमेंट फ्रॉम गोगरा एरिया ऑफ ईस्टर्न लद्दाख फॉलोइंग ए एग्रीमेंट एट द 12th राउंड ऑफ कोर कमांडर टाग। तो 12वीं ये बातचीत थी। ठीक है, कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत थी, ऐसा आर्मी का कहना है। तो ये बात हम जान गए हैं कि ये सेकंड नंबर का फ्रिक्शन वाला एरिया है फ्रॉम विच डिसएंगेजमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट आफ्टर पेंगोंग सो इन फरवरी as part of effort for overall disengagement and de-escalation along the line of actual control in eastern Ladakh, ताकि जो स्टैंड ऑफ है उसको ख़त्म किया जा सके। मई लास्ट 2000 वाले पीस में जो हुआ था ना, उसका एग्रीमेंट ऐसा हुआ है कि दोनों साइड से सीज्ड फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स in this area in a phased, coordinated and verified manner। अब दोनों जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने अपने एरिया में रहेंगे। द डिसएंगेजमेंट की जो प्रोसेस है इसको कैरी आउट किया ओवर अगस्त 4 एंड 5 को। द ट्रूप ऑफ बोथ साइड आर नाउ इन देयर परमानेंट बेसिस। परमानेंट बेस जहाँ था वहीं पर दोनों की सेनाएं पहुँच गई हैं।
ऐसा आर्मी का कहना है। इसके अलावा टेम्पररी जो स्ट्रक्चर बनाए गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए थे बोथ साइड के द्वारा, हैव बीन डिसमेंटल्ड एंड म्यूचुअली वेरीफाइड, ऐसा इनका कहना है। इसके अलावा फ्रंट पेज से ही एक न्यूज़ आई है, वो है खेल रत्न अवार्ड को लेकर के, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, सरकार का कहना है कि कई सारे सुझाव हमारे पास ऐसे आ रहे थे कि खेल अवार्ड का जो नेम है वो किसी खिलाड़ी के नाम पर होना चाहिए, इसलिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को हमने चेंज कर दिया है। मेजर इनका नाम इन्होंने चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के रूप में। अब ये बात तो ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से क्रिकेट का जो स्टेडियम है, ठीक है, उस क्रिकेट स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है, तो ये भी तो किसी नेता के नाम पर रखा गया है, इसको भी किसी खिलाड़ी के नाम पर रखना चाहिए था ना स्टेडियम का नाम। तो केवल इन्होंने हॉकी के बारे में ही नाम चेंज किया। तो एक प्रकार से देखा जाए ना तो ये इनको रिस्पेक्ट देने का काम ही है, क्योंकि ये जो हमारे देश में इनका जन्मदिन आता है ना, उसी दिन हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इन जो खेल रत्न प्रोवाइड किया जाता है ना, उनका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इसके बाद वाली न्यूज़ है, वो कोर्ट के जो जज रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कंसर्न जता रहे हैं हमारे सीजेआई एनवी रमन्ना। सीबीआई और जो पुलिस है वो इग्नोर कर रही हैं जज की कंप्लेंट्स को, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसी के चलते चलते इन्होंने कहा है कि आप एक स्पेशल फोर्स का फॉर्मेशन करिए, गठन करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे, इनका कहना है जो सेंट्रल एजेंसी सच एज सीबीआई एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो और स्टेट पुलिस फोर्स chose to ignore complaint from judges about abusive message and threats even as attack on the judiciary were on the rise। तो न केवल ये धमकी भरे मैसेज देते हैं गाली गलौज वाले, इसके अलावा ये अटैक भी करते हैं जुडिशरी के ऊपर। इस प्रकार के केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा सीजीआई का कहना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है। तो कोर्ट ने सजेस्ट किया कि आप एक स्पेशल फोर्स को फॉर्मेशन करिए, निर्माण करिए, ताकि जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। स्पेशली जो ट्रायल जज रहते हैं, जो कि डिसाइड करते हैं क्रिमिनल केस को, जिसमें कई सारे हाई प्रोफाइल जो है एक्यूज्ड अपराधी शामिल रहते हैं, बड़े बड़े अपराध करने वाले। तो वी हैव सीन that in criminal cases involving high profile people there is a new trend of maligning judges। एक नया ही ट्रेंड बन गया, और जज को अपने काम के लिए फ्रीडम रहना चाहिए ना। सीबीआई, पुलिस, आईबी डू नॉट हेल्प द जुडिशरी। आई एम मेकिंग दिस स्टेटमेंट विद सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने कही है। कई सारे केसेस हमारे एक ही जगह की बात नहीं कर रहे हैं, अक्रॉस द कंट्री की बात कर रहे हैं, जिनमें इन्वॉल्व रहते हैं गैंगस्टर, हाई प्रोफाइल एंड पावरफुल एक्यूज। अब ये क्या काम करते हैं, जज को धमकी देते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली लेकिन आल्सो मेंटली थ्रू अब्यूसिव मैसेज, पीपिंग इनटू जज ऑनलाइन अकाउंट ईटीसी। इसके बाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि चाइल्ड हैज़ राइट टू यूज़ मदर्स सरनेम। तो कोई जो पिता है वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि कोई बच्चा या बच्ची उसका ही सरनेम यूज़ करे। ठीक है, ए फादर डज नॉट ओन द डाटर। खेल रत्न अवार्ड को के नाम को चेंज करने वाली जो बात चल रही थी, फ्रंट पेज से हमने जो न्यूज़ देखे थे उसमें एक बात बताई गई है, डिस्कशन ऑन रिमेनिंग द खेल रत्न अवार्ड्स हैव बीन ऑन एट लीस्ट फॉर द पास्ट 2 years। तो पिछले 2 साल से ही अब सी बातचीत चल रही थी। द चेंज ऑफ नेम वाज सजेस्टेड बाय द कमिटी फॉर रिव्यू ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड एंड स्पेशल कैश अवार्ड स्कीम। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट
इन फरवरी 2019। इसने ही इसको चेंज करने का सुझाव दिया था। लेकिन फिर बात दिक्कत वही हो जाती है ना, अपोजिशन का भी यही कहना है, एक तरफ तो आपने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया है, लेकिन फिर उधर आप गुजरात में जो स्टेडियम क्रिकेट का आप बनाए हो उसका नाम आप फिर क्यों चेंज नहीं कर रहे हो? इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं क्रिकेट के मामले में, उनके नाम पर रख देना चाहिए, तो उनको क्यों नहीं चेंज कर रहे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। इसके अलावा थोड़ी सी बातें जो है मेजर ध्यानचंद के बारे में यहाँ पर बताई जाती हैं। ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर ध्यानचंद 3 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, इज ए कंसिडर्ड एज इंडियाज ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर। इनका जो बर्थडे आता है वो आता है 29 अगस्त को, मार्क्स द नेशनल स्पोर्ट डे। इसी दिन हम नेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। व्हेन द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड आर प्रेजेंटेड ईच ईयर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो लोकसभा से है। लोकसभा में हाल ही में 2 बिल और पास करा दिए गए हैं, तो उन बिलों के बारे में थोड़ी सी डिटेल हम देख लेते हैं। इसमें पहला जो बिल है वो है टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 है। इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि पिछला यदि कोई लेन देन हुआ था, किसी लेन देन पर पिछली तारीख से टैक्स, वो भी कैसा, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स जिसको कहा जाता है, पहले जो वसूली किया जाता था और एकदम सख्त प्रावधान कर दिया गया था ना, इसको मोदी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है। जैसे कि एक डेडलाइन निर्धारित कर देते हैं, ये 2010 वाली रेखा है, अभी ये 2021 चल रहा है, यहाँ तक आप टैक्स की वसूली कर सकते हैं, इसके पहले की टैक्स की वसूली आप नहीं कर पाओगे किसी भी कंपनी से, ऐसा इस बिल में कहा गया है। हम एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझते हैं। सरकार ने एग्जाम्पल के तौर पर 2010 की टाइमलाइन तय कर दी, तो फिर सरकार 2000 से अब तक का टैक्स जो है कंपनी से ले सकती है। भले ही 2010 में ये कानून नहीं था, लेकिन चूंकि अब सरकार ने 2021 में कानून बना दिया है, तो कंपनी को 2010 से ही टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो अब इस संशोधन की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों? ठीक है, इसमें ऐसा है कि देखो, 28 मई 2012 के पहले किए गए किसी भी भारतीय संपत्ति के इनडायरेक्टली जो हस्तांतरण होता है पर भविष्य में पिछली तारीख से टैक्स वसूल नहीं किया जा सकता। यहाँ 2012 की डेडलाइन निर्धारित कर दी गई है। सरकार को ये संशोधन करना पड़ा क्योंकि वोडाफोन और केयर्न के मामले को लेकर के, ठीक है, कुछ संशय पैदा हो गया था और सरकार चाहती है कि विदेशी निवेश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इस चक्कर में भी सरकार ने ये कदम उठाया है। इसके बाद वाला जो सेकंड नंबर का बिल था वो था केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2021। इसको लोकसभा में पास करा लिया गया है। ठीक है, अब इसी के माध्यम से जो केंद्र शासित क्षेत्र है लद्दाख, यहाँ पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। इस विद्यालय का नाम जो है सिंधु केंद्रीय विद्यालय रखा जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये बात कही है कि पहले लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और अब वहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।